हेलो फ्रेंड्स, आज से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। वो है यूपी जमींदारी अबॉलिशन एक्ट और लैंड रिफॉर्म एक्ट। इस अगर पूरे एक्ट को देखेंगे तो हम दो चीजें देखेंगे कि ये तो पहले जमींदारी को अबॉलिश करने का एक्ट है एंड देन सेकंड लैंड रिफॉर्म एक्ट है। सो इवन जो जमींदारी का कॉन्सेप्ट है वो ब्रिटिश टाइम में कंसोलिडेट हो गया था, फिक्स हो गया था। बट उससे पहले मिडिवल टाइम में, मुस्लिम पीरियड में एंड देन उससे पहले हिंदू पीरियड्स में भी लैंड एक्विजिशन के लॉज थे, एग्जिस्ट थे और फ्लोरिश कर रहे थे। सो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे किसी लैंड में प्रॉपर्टी राइट्स या उसकी ओनरशिप कैसे ओरिजिनेट हुई। सो उसकी ओरिजिन थ्योरी से हम डील करेंगे। सो अगर हम लोग ओरिजिन थ्योरी का मानते हैं अकॉर्डिंग टू द एंशिएंट सोर्सेस, तो वो ऑक्यूपेशन थ्योरी से आती है। ऑक्यूपेशन थ्योरी ये कहती है कि अगर कोई लैंड है जो कि अनऑक्यूपाइड है, सो उसमें जो फर्स्ट पर्सन उसको ऑक्यूपाई करता है वो उसकी प्रॉपर्टी हो जाती है। इसमें मनुस्मृति में इंस्टेंसेस दिए हुए हैं, एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं कि वाइल्ड एनिमल को जो पियर्स करता है फर्स्ट, वो वाइल्ड एनिमल उसकी प्रॉपर्टी हो जाती है अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति। सो सेम केस अगर कोई लैंड है जो कि बैरन पड़ा हुआ है, अभी तक अनयूज्ड लैंड है, सो उसमें अगर कोई प्रॉपर्टी राइट एस्टैब्लिश करता है, जो वही एस्टैब्लिश करता है जो कि उसको ऑक्यूपाई कर लेता है। सो इस थ्योरी को हम ऑक्यूपेशन थ्योरी बोलते हैं। तो इसमें यह है कि जो ऑब्जेक्ट ऑलरेडी प्रॉपर्टी नहीं है किसी की, तो वो फर्स्ट ऑक्यूपेंट की प्रॉपर्टी बन जाते हैं। उस केस में और एंशिएंट जो ऋषिज थे उनकी अपनी डिफरेंट थ्योरीज थी, बट सभी थ्योरी सिर्फ एक ही पॉइंट को इंडिकेट कर रही थी कि ऑक्यूपेशन थ्योरी। इस केस में भारवी एक संस्कृत पोइट थे, उन्होंने भी अपने स्टेटमेंट दिए थे कि वाइल्ड एनिमल उसको बिलोंग करते हैं जो कि फर्स्ट उनको कैप्चर करता है। सेम केस लैंड के साथ है। सो यहाँ पर ये दिया है कि अगर मनु की ऑक्यूपेशन थ्योरी को हम लोग रोमन थ्योरी से कंपेयर करें, ये बात ध्यान रखने की है, जिस टाइम पे मनु ने अपनी ऑक्यूपेशन थ्योरी दी थी, रोमन लॉ उस टाइम पे एक तरह से इन्फेंसी में था, डेवलप हो रहा था। सो इन केस में भी जो रोमन ज्यूरिस्ट थे उनकी भी ये जो थ्योरी है जिसको ऑक्यूपेशियो बोलते हैं। सो अकॉर्डिंग टू ऑक्यूपेशियो, जो पर्सन किसी लैंड को और एनिमल्स को, और वो एनिमल्स क्या हो सकते हैं, वो लैंड, एयर और आपके वाटर में कहीं भी अगर वो उनको ऑक्यूपाई करता है तो वो उसकी प्रॉपर्टी हो जाती है। हम लोग सब सेम बात कर रहे हैं अभी तक पॉइंट में, क्योंकि यही एक ऑक्यूपेशन थ्योरी का बेस था जो एंशिएंट टाइम पे एस्टैब्लिश थी। बट जैसे एक परमानेंट डोमिनियन का कॉन्सेप्ट आया, जब पॉपुलेशन बढ़ने लगी, नंबर ऑफ मैनकाइंड बढ़ने लगे, तो उस केस में परमानेंट डोमिनियन का केस स्टार्ट हुआ। दैट मीन्स जो लैंड अगर किसी ने ऑक्यूपाई कर लिया तो उसकी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो उस लैंड की ऑटोमेटिक प्रोप्राइटर बन जाएंगे। इसमें अगर हेनरी माइन का अगर एक मैं कॉन्सेप्ट बताऊं आपको, सो हेनरी माइन का कॉन्सेप्ट इन ऑक्यूपेशन थ्योरी जो कि प्रीवियसली हम लोगों ने डिस्कस करा ली है उससे थोड़ी सी डिफरेंट है। अकॉर्डिंग टू द माइन कि अगर कोई प्रॉपर्टी ऑक्यूपाई करता है तो वो प्रॉपर्टी उसकी परमानेंट प्रॉपर्टी नहीं होती है। सो वो प्रॉपर्टी कब तक उसकी प्रॉपर्टी होती है, जब तक वो उसको यूज करता है, जब तक उस प्रॉपर्टी को यूज किया जाता है तब तक वो प्रॉपर्टी या वो लैंड उस ऑक्यूपायर की प्रॉपर्टी होती है। जिस टाइम या जिस पॉइंट से वो ऑक्यूपायर अगर उस लैंड को यूज करना बंद कर देता है, सो वो उस लैंड पे उस ऑक्यूपायर का राइट डिमिनिश हो जाता है और कंप्लीटली एलिमिनेट हो जाता है। सो यहां पर ये दिखा है कि ऑक्यूपेशन ऑनरशिप में कन्वर्ट हो जाएगी, जो कि ऑलरेडी हमारी थ्योरी कहती है कि ऑक्यूपेशन ऑनरशिप में कन्वर्ट हो जाएगी। इसका मीन्स क्या है कि अगर कोई बैरन लैंड है या अनऑक्यूपाइड लैंड है और हम लोगों ने उसको ऑक्यूपाई किया, तो फाइनली इसका मीन्स हम लोग उसके ओनर हो गए। सो ये जो प्रीवियस थ्योरी थी एक तरह से परमानेंट ओनरशिप को
इंडिकेट कर रही थी, बट ये थ्योरी माइंड ने रिजेक्ट की और माइंड ने मॉडिफाई किया, हम लोग ये बोल सकते हैं। उसने बोला कि ऑक्यूपेशन से ओनरशिप, लेकिन ये ओनरशिप परमानेंट ना होकर टेम्पररी ओनरशिप होगी जब तक कोई बेटर क्लेमेंट नहीं मिल जाता उस प्रॉपर्टी को। सो अब ये तो थी ओरिजिन की बातें कि ओरिजिन हम लोगों ने देखा कि ऑक्यूपेशन थ्योरी की डील हो रही है। अब इस लैंड लॉज को अगर हम डेवलपमेंट पीरियड में डिवाइड करेंगे तो 3 पीरियड्स में डिवाइड होती है, हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिश पीरियड में। ये मिडिवल पीरियड है और ये ब्रिटिश पीरियड है। बेसिकली ये जो जमींदारी सिस्टम है वो ब्रिटिश पीरियड में एक कॉम्प्लेक्स वे में डेवलप हो गया था और उसी जमींदारी को अबॉलिश करने के लिए ये पूरा एक्ट बनाया गया। लेकिन डायरेक्टली ब्रिटिश पीरियड में जंप करने से पहले हम लोग हिंदू पीरियड और मुस्लिम पीरियड की थ्योरी को देख लेंगे कि उन पीरियड्स में लैंड की थ्योरी या लैंड ऑक्यूपेशन की थ्योरी क्या थी। एक बात मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि हिंदू पीरियड्स में अगर हम लोग लैंड ऑक्यूपेशन की थ्योरी बोलेंगे तो वो सिंपल थी। मुस्लिम पीरियड में वो थ्योरी में कॉम्प्लेक्सिटीज ऐड होने लगी और ब्रिटिश पीरियड में वो कॉम्प्लेक्सिटीज और बढ़ गई। सो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हिंदू पीरियड की। तो हिंदू पीरियड में जो सॉवरेन या किंग होता था तो वो उस लैंड का ऑनर नहीं होता था। ये एक सबसे मेन पॉइंट है हिंदू पीरियड की अगर हम लोग बात करेंगे तो। हिंदू पीरियड में क्या होता था कि एक अगर लैंड में कोई कल्टीवेटर उसको कल्टीवेट कर रहा है तो उस कल्टीवेशन का कुछ पार्ट किंग को या सॉवरेन को दिया जाता था। नारद स्मृति की अगर हम लोग बात करते हैं तो नारद स्मृति के अकॉर्डिंग 1/6 पार्ट, षष्ठांग भाग मतलब 1/6 पार्ट वो सॉवरेन को दिया जाता था जो कि कल्टीवेटर प्रोवाइड करता था। और ये क्यों प्रोवाइड करता था कल्टीवेटर? क्योंकि किंग उसको प्रोटेक्ट करता था। सो एक सिंपल डील हो गई कि कल्टीवेटर बिना किसी टेंशन के कल्टीवेशन करेगा और किंग एक ऐसी अथॉरिटी है जो कि उसके पर्सन यानी कल्टीवेटर और उसकी क्रॉप को प्रोटेक्ट करेगा। इसीलिए पुरानी अगर हम लोग एंशिएंट थ्योरी की बात करते हैं तो किंग को भूमिपति भी बोला जाता था। इस केस में अब डिफरेंट सेजेस ने अपने डिफरेंट ओपिनियंस दिए और इसमें पराशर का ऋषि पराशर का एक ओपिनियन है कि जो किंग है, किंग टैक्सेस रिसीव करेगा। क्यों रिसीव करेगा? क्योंकि वो उसके सब्जेक्ट्स जो हैं, सब्जेक्ट्स इस केस में कल्टीवेटर्स, उनको थीव्स, रॉबर्स और अदर नेचुरल अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स से प्रोटेक्ट करेगा। सो ये एक तरह की इसकी फीस हो गई किंग की। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि जो लैंड है, अगर कोई सॉवरेन किसी एक पर्टिकुलर एरिया को रूल कर रहा है, सो क्या उस सॉवरेन के पास राइट है कि उस लैंड को वो दे सकता है? सो इस केस में डिफरेंट एंशिएंट ज्यूरिस्ट के स्टेटमेंट्स हैं, उनको देख लेते हैं। जैमिनी ने बोला कि अर्थ नहीं दी जा सकती क्योंकि ये सभी के लिए कॉमन है और किंग उसको यूज नहीं कर सकता। इस केस में नेक्स्ट सेज सयाना ने बोला कि किंग की सॉवरेनिटी सिर्फ वहीं पे लाई करती है कि वो विकेट को पनिश करेगा, गुड पीपल को प्रोटेक्ट करेगा और इस प्रोटेक्शन में जो फीस है वो ये उनसे रिसीव करेगा एज फॉर्म ऑफ टैक्स। तो इसलिए हम लोग बोलेंगे कि 1/6 पार्ट किंग को, जितना भी प्रोड्यूस है उसका 1/6 पार्ट किंग को दिया जाएगा। सो यहाँ पर अगर हम लोग देख रहे हैं तो किंग एक अथॉरिटी है और सिर्फ एक प्रोटेक्टर अथॉरिटी है। यहाँ पर फिर रोमन ज्यूरिस्ट की हम लोग स्टेटमेंट देख लेते हैं। सो एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर रेस नलिस का आता है। रेस नलिस का मतलब होता है अ लैंड बिलोंग्स टू नो वन। एक ऐसा लैंड जो कि किसी दूसरे फैक्टर को या अभी तक किसी फैक्टर को बिलोंग नहीं करता है। सो ऑब्जेक्ट्स जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज हैं, अगर हम लोग देखेंगे इसको, अगर मैं रीड करूं, द थिंग्स कैपेबल ऑफ एप्रोप्रिएशन ऑफ बिकमिंग द ऑब्जेक्ट्स ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी बट ओरिजिनली बिलोंग्स टू नो वन। देखिए यहाँ पर एक फैक्टर अगर हम लोग बात करेंगे, ओरिजिनली बिलोंग्स टू नो वन, ये है रेस नलिस। ये लैंड ओरिजिनली बिलोंग्स टू नो वन, तो ये उसकी प्रॉपर्टी हो जाती है जो कि उसका पोजेशन ले लेता है।
अब आगे चलते हैं। सो हम लोगों ने बात करी कि किंग को एक टैक्सेस के फॉर्म में एक पर्टिकुलर अमाउंट देना है और किंग एक ओनर नहीं है, किंग लैंड का प्रोटेक्टर है। अब बात करते हैं कि अगर किंग लैंड का ओनर नहीं है तो लैंड का ओनर कौन है? लैंड का ओनर है कल्टीवेटर। कल्टीवेटर यानी जो लैंड को फर्टाइल वे में कल्टीवेट करता है, क्रॉप ग्रो करता है। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आया इंडिविजुअल ओनरशिप का। सो एक लैंड जो कि एरेबल है, जहां पर क्रॉप को हम लोग ग्रो कर सकते हैं, सो वहां पर इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट का या इंडिविजुअल ओनरशिप का कॉन्सेप्ट रिकॉग्नाइज किया गया प्रीवियसली। और ऑब्वियसली अगर इंडिविजुअल ओनरशिप का कॉन्सेप्ट रिकॉग्नाइज हो रहा है, सो टैक्सेस के फॉर्म में जो सॉवरेन है उसको कुछ पार्ट दिया जाएगा। यहाँ पर केसेस, प्रीवियस केसेस हैं 1886 का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और विद्या रेन में। इसमें सर चार्ल्स टर्नर का हम लोग एक स्टेटमेंट देखेंगे। सर चार्ल्स टर्नर का क्या स्टेटमेंट है? इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कि अगर इसको देखा जाए, इस फैक्टर को अगर यहां पर मैं इसको करूं, सो हिंदू कॉमन लॉ के अकॉर्डिंग कि राइट टू पोजेशन ऑफ लैंड वो कौन एक्वायर करेगा? फर्स्ट पर्सन। और ये फर्स्ट पर्सन क्या करेगा? हु मेक्स अ बेनिफिशियल यूज ऑफ द सॉइल। आप लैंड लेके अगर उसका बेनिफिशियल यूज नहीं कर रहे हैं तो एक तरह से आप सॉवरेन के टैक्सेस को सॉवरेन के टैक्सेस को नहीं दे रहे हैं। सो ये पर्पस डिफीट हो जाता है बिकॉज सॉवरेन एक तरह से प्रोटेक्टर है। सो इस केस में इंटरप्रिटेशन सर चार्ल्स टर्नर ने क्या दिया कि जो बेनिफिशियल यूज करेगा सॉइल का उस फर्स्ट पर्सन को उसकी इंटाइटलशिप दी जाएगी। और अगर किसी तरह से सॉवरेन का इंटरेस्ट अफेक्ट होता है, सॉवरेन का इफेक्ट या क्राउन का इफेक्ट कैसे अफेक्ट होगा? अगर वो कल्टीवेटर कल्टीवेशन की प्रोसेस नहीं कर रहा है। अगर कल्टीवेटर कल्टीवेशन नहीं कर रहा है तो क्या होगा? ऑब्वियसली सॉवरेन का इफेक्ट, सॉवरेन का या उसका पर्पस डिफीट हो जाएगा। सो यहाँ पर कॉन्सेप्ट की अगर हम लोग बात करते हैं, सो दैट इज कल्टीवेशन ऑफ लैंड के इंस्टेंस की बात करेंगे। तो हिंदू पीरियड में यहाँ पर मैंने लिखा है कि पेनल्टीज इंपोज की जाती थी जो कि कल्टीवेशन नहीं करता था। और केस में मिल का भी यहाँ पर स्टेटमेंट है कि प्रोपराइटर ऑफ द लैंड एज इट्स इम्प्रूवर। सो कोई प्रॉपर्टी को जस्टिफाई या प्रॉपर्टी में ओनरशिप को तभी जस्टिफाई कर सकता है जब वो उस लैंड को इम्प्रूव कर रहा है। अब ये बात हुई इम्प्रूवमेंट की। अब देख लेते हैं कि कोई लैंड को बेच सकता है, एलियनेशन, नॉन एलियनेबिलिटी ऑफ द लैंड, दोनों पीरियड में हम लोग देखते हैं। सो प्रीवियसली ओनरशिप किसी एरेबल लैंड की, यानी जिसमें हम लोग क्रॉप को ग्रो कर सकते हैं, वो बिगिनिंग में एलियनेबल नहीं थी, बट क्या थी? हेरिटेबल। सो बाय हेरिटेबल मींस फादर टू सन एंड देन एंड सो ऑन। सो इस केस में हिंदू पीरियड की अगर हम बात करते हैं तो टू स्कूल्स में डिवाइडेड है, मिताक्षरा एंड दयाभागा। दयाभाग स्कूल अगर हम लोग देखें लोकेशन वाइज तो बंगाल में मोस्टली प्रेवलेंट था और मिताक्षरा नॉर्दर्न इंडिया के में प्रेवलेंट था। इसमें विज्ञानेश्वर की कमेंट्री है, इसमें जिमुतवान की कमेंट्री है। सो विज्ञानेश्वर बोलते हैं कि आप लैंड को एलिनेट नहीं कर सकते, क्यों? अगर आपकी ज्वाइंट फैमिली है और एनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, सो उस लैंड को आप एलिनेट नहीं कर सकते, प्रीवियसली नहीं एलिनेट कर सकते। लेकिन इस रूल का एक एक्सेप्शन भी था। ये एक्सेप्शन था कि अगर प्रॉब्लम के टाइम पे कोई एक सिंगल कॉर्पोरेशनर भी अपनी प्रॉपर्टी को गिफ्ट कर सकता था, मॉर्गेज कर सकता था या सेल कर सकता था, बट टाइम ऑफ ट्रबल। सो
एक तरह से एक पाथ ओपन कर दिया था एक्सेप्शन के थ्रू विज्ञानेश्वर ने कि आप एलिनेट भी कर सकते हो बट विथ सर्टेन कंडीशन। अगर उसी थ्योरी में अगर हम भाग मींस जिम्मित वाहन की कमेंट्री पढ़ेंगे, सो इसने कंप्लीटली इस थ्योरी को नेग्लेक्ट कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया। दैट मीन्स कि अगर कोई ओनर है, स्पेशली मेल, क्योंकि फीमेल डोमिनेंस या फीमेल रिकॉग्निशन हमने पढ़ा है हिस्ट्री में कि वो लेटर ऑन रिकॉग्नाइज हुआ, बट प्रीवियसली मेल मेंबर अगर वो ऑनर है सो अपना फुल्ली वो अपनी प्रॉपर्टी को गिफ्ट कर सकता था या सेल कर सकता था अकॉर्डिंग टू जिम्मुत वाहन। अब एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं हम लोग, एडवर्स पोजेशन। एडवर्स पोजेशन का मींस क्या होता है? अगर एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू हम लोग माने, अगर कोई लैंड मेरी प्रॉपर्टी में है, यानी मैं किसी लैंड, मेरी ये एक्स लैंड मेरी प्रॉपर्टी है और मैं इसको एक पर्सन को, लेट सपोज बी पर्सन को अगर मैं ये लैंड प्रोवाइड कर दे रहा हूं, सो अगर ये बी उसके बाद इसकी नेक्स्ट जनरेशन सी एंड देन इसके बाद नेक्स्ट जनरेशन डी इस लैंड को ऑक्यूपाई करती हैं, सो फोर्थ जनरेशन ऑटोमेटिकली इसकी एंटाइटल्ड हो जाएगी। लेटर ऑन ये कॉन्सेप्ट चेंज हुए, इसमें बृहस्पति ने बोला कि 30 इयर्स एक ड्यूरेशन है। सो अगर कोई प्लॉट एक्स जो कि किसी दूसरे का प्लॉट है और उसको कोई अनदर पर्सन को वो प्लॉट अगर वो देता है ड्यूरेशन 30 इयर्स तक, तो ऑटोमेटिकली ये उस लैंड का ओनर हो जाता है। देन फिर नेक्स्ट जो सेजेस थे, प्रीवियस जो ज्यूरिस्ट थे, उन्होंने ये लिमिटेशन को रिड्यूस किया, 20 इयर्स किया। देन दैट मीन पहले 30 इयर्स देन 20 इयर्स एंड फिर ब्रिटिश सिस्टम ने इसको 12 इयर्स तक कर लिया। अब देख लेते हैं एक एक करके इन ज्यूरिस्ट के स्टेटमेंट्स। विष्णु स्मृति में क्या किया जाता है कि अगर 3 सक्सेसिव जनरेशन तक अगर कोई लैंड का पोजीशन रखेगा तो फोर्थ को कोई टाइटल की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी दिस इज द फर्स्ट जनरेशन, सेकंड एंड थर्ड, 3 सक्सेसिव जनरेशन तक इस एक्स लैंड को रखा गया तो फोर्थ जनरेशन को इसमें कोई नहीं टाइटल शो करना है। बृहस्पति स्मृति में क्या किया जाता है, इसके अकॉर्डिंग अगर 3 जनरेशन तक पोजेशन अनडिस्टर्ब्ड होता है तो ये इस केस में ये ओनरशिप, ये पोजेशन डिसाइसिव हो जाएगा। व्यास की क्या कमेंट्री है, व्यास का क्या इसमें कॉन्सेप्ट है कि अगर 20 इयर्स तक अगर कोई रखेगा तो पोजेशन का राइट नहीं कर सकता। इसको समझते हैं, अगर ए एक पर्सन है, उसने अपना एक लैंड एक्स बी को दिया और ये पीरियड 20 इयर्स तक इस बी ने इस लैंड को 20 इयर्स तक की ड्यूरेशन में रखा, सो ए इसकी एक्स लैंड की ओनरशिप से एलिमिनेट हो जाएगा और बी इस लैंड एक्स का ओनर बन जाएगा। फिर इंग्लैंड में भी ये लॉ चला तो ये पीरियड 12 इयर्स तक रिड्यूस हो गया। और जो हम एक्ट पढ़ रहे हैं उस एक्ट के सेक्शन 209 और 210 के अकॉर्डिंग ये जो ड्यूरेशन है 12 इयर्स तक रख दी गई। अब हिंदू रेवेन्यू सिस्टम की बात करेंगे, सो सॉवरेन का शेयर देना है, किंग का शेयर देना है, तो बात करते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट से। स्मॉलेस्ट यूनिट किसी सॉवरेन की या किसी स्टेट की विलेज होती थी, उसके हेडमैन को हम लोग नाउअडेज ग्राम प्रधान बोलते हैं, बट उस टाइम पे विलेज हेडमैन जो कि सॉवरेन फिजिकल यूनिट, जो स्मॉलेस्ट फिजिकल यूनिट किसी सॉवरेन या स्टेट की होगी, और विलेज हेडमैन। अब इस हेडमैन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि इस हेडमैन को सॉवरेन को उसका टैक्स पे करना था, यानी उसका शेयर पेमेंट करना था विलेज हेडमैन को। सो अगर एक तरह से बनाए तो विलेज हेडमैन को सॉवरेन को टैक्स देना है। सो ये टैक्स विलेज हेडमैन कहां से कलेक्ट करेगा? कल्टीवेटर से। सो अगर फॉर एग्जाम्पल
100,000 रुपीज, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर विलेज हेडमैन को सॉवरेन को देने हैं तो इन 1,000 रुपीज का एक इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। दैट मीन्स विलेज में कैपेसिटी और एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग किसी पर्सन की कैपेसिटी ज्यादा है, किसी पर्सन की कैपेसिटी इस पर्सन के कंपैरेटिव कम है, सो उनको डिफरेंट वेज में अपना शेयर विलेज हेडमैन को देना पड़ता था और ये विलेज मैन हेडमैन इन टर्न सॉवरेन को स्टेट दे देता था। फॉर एग्जांपल अगर सपोज ये 40 रुपीज देगा तो अगर इसकी एफिशिएंसी ज्यादा है तो मे बी ये 30 रुपीज दे सकता है। सो इसमें हम ये नहीं बोल सकते कि ये इसके साथ पार्शियलिटी हो रही है। दिस सिस्टम इज नोन एज द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। दिस इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन इज बेस्ड ऑन द एफिशिएंसी और द कंडीशन ऑफ द इंडिविजुअल कल्टिवेटर्स। सो अब अगर यहां से बात करी जाए तो विलेज हेडमैन एक तरह से मिडलमैन की तरह काम करता है, कल्टीवेटर से टैक्स लेके सॉवरेन तक प्रोवाइड करने का। सो यहां पर अगर हम लोग देखें तो ऑटोमेटिकली दो पार्टी बन जाती हैं, एक सॉवरेन और एक कल्टीवेटर। सो ये दो ही पार्टी हैं जो कि लैंड में इंटरेस्टेड हैं। कल्टीवेटर क्यों इंटरेस्ट है? क्योंकि उसको क्रॉप ग्रो करनी है और उसका कुछ पार्ट सॉवरेन को प्रोवाइड करना है। सॉवरेन क्यों इंटरेस्टेड है? बिकॉज सॉवरेन का जो पेमेंट है, सैलरी, बिकॉज हम लोग अभी एंशिएंट सिस्टम पढ़ रहे हैं तो उसमें ये एज ए प्रोटेक्टर काम कर रहा है, तो ऑब्वियसली जो सैलरी है या उसका शेयर है पार्ट, ये कहां से आएगा? फाइनली कल्टीवेटर से। सो इसलिए ये लाइन ये बोलती है कि सॉवरेन और कल्टीवेटर दो पार्टीज इंटरेस्टेड हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं कि अब ये पेमेंट जो लैंड रेवेन्यू पेमेंट करेगा वो विलेज में परमानेंट कल्टीवेटर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम लोगों ने ऊपर एक चार्ट पढ़ा है अभी कि विलेज हेडमैन मीडिएटर का काम करेगा और कल्टीवेटर सॉवरेन तक अपना टैक्स पहुंचाएगा थ्रू द विलेज हेडमैन। सो परमानेंट जो कल्टीवेटर हैं विलेज के, उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि वो सॉवरेन को उसका शेयर प्रोवाइड करें। सो इसी के साथ ये टॉपिक हिंदू पीरियड वाला हमने एंड कर लिया है और इसमें हम लोगों ने देखा कि किस तरह से लैंड सिस्टम या लैंड लॉज इवॉल्व हो रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मुस्लिम पीरियड की बात करेंगे कि कैसे ये लैंड लॉ थोड़े से कॉम्प्लेक्सिटीज ऐड हो गई हैं इन लैंड लॉज में हिंदू सिस्टम की जो प्रीवियस लैंड सिस्टम्स हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम मुस्लिम पीरियड की बात करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।